अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मिस्टर अलप एंड द लर्नर अकेडमी में आपका वेलकम गाइस। जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ऑपरेशन रिसर्च का एक टॉपिक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से हमने लिया है और उस टॉपिक का नाम है सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, तो सिंप्लेक्स मेथड क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आता हूँ, ज़्यादा थ्योरी पे नहीं जाता। हमारा जो ये लेक्चर है काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं जस्ट इसके क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में थ्योरी से रिलेट कोई बात करनी है तो वो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि हमारे पास जो सिंप्लेक्स मेथड होता है ये दो तरह का होता है, या तो वो मैक्सिमाइज़ की फॉर्म में आ सकता है या मिनिमाइज़ की। जस्ट ये चीज़ें हैं, कॉन्स्टेंट्स जो भी हैं वो आपको अलग भी मिल सकती हैं, सेम भी मिल सकती हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका चेंज होता है, या मैक्सिमाइज़ की फॉर्म में आएगा या मिनिमाइज़ की फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो वो मैं आगे जाके इसकी कंडीशन बताता हूँ। जो ये वाली हमारे पास जो लाइन होती है इसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये जो जितनी भी लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक मैक्सिमाइज़ की फॉर्म में है चाहे वो मिनिमाइज़ की फॉर्म में, हम इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। जो हमारे पास सब्जेक्ट टू के बाद होता है वो कंस्ट्रेंट्स होती है। ठीक है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास है ये सारी कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ये वाली चीज़ें x1 x2 x3 x4 ये डिपेंडिंग वेरिएबल है, ज़ीरो नहीं होते। ज़ीरो से अलग कुछ भी हो सकती हैं, क्योंकि अगर ज़ीरो हो गए तो ये तो सारा काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ज़ीरो नहीं होते, ज़ीरो भी हो सकते हैं लेकिन ज़ीरो से बड़े हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये तीन इनइक्वालिटीज़ हैं, 1 2 3 है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हम इन इक्वालिटीज़ को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम मतलब क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म का? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि हमने क्या करना है, जो हमारे पास इन इक्वालिटीज़ होती हैं हमने इसको इक्वेशन में लेके जाना है। इक्वेशन में लेके जाने के लिए मतलब ये है कि इन इक्वालिटीज़ को हमने क्या करना है, हमने इक्वल की फॉर्म में लिख देना है। इधर भी इक्वल करना, इधर भी इक्वल करना, इधर भी इक्वल करना। और ये हमारी बात एक और सुन लें कि जो ये वाली चीज़ें होती हैं ये ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू होता है, लेस देन और इक्वल टू होता है, लेस देन और इक्वल टू होता है। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं होती। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो हम उधर आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज़ करते हैं। ठीक है, वो आगे जाके आपको समझ आ जाएगी, वो आगे वाला टॉपिक है, अभी ये नहीं है। वो आर्टिफिशियल वेरिएबल टू फेज मेथड और बिग एम मेथड वाला वो है, वो आगे जाके आपको पता चलेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली जो चीज़ है ये ऑलवेज क्या होती है, लेस देन और इक्वल टू होती है। अगर लेस देन और इक्वल टू हो तो उसके लिए हम अगर लेस देन इक्वल टू हो फिर भी हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो फिर भी हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं। अगर ऑलवेज वो पहले से ही ऑलरेडी वो इक्वल की फॉर्म में हो तो वो तो ऑलरेडी है, तो इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। लेकिन ये दो बातें हैं कि अगर इक्वल टू की फॉर्म में, लेस देन और इक्वल टू की फॉर्म में हो तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, और अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू हो तो उसको कैसे करते हैं। तो क्योंकि हमारे पास जो सिंप्लेक्स मेथड है वो ऑलवेज जो उसकी कंस्टेंट्स होती हैं वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू होती है, ग्रेटर देन की फॉर्म में नहीं आएगी। अगर वो आपको ग्रेटर देन की फॉर्म में आ जाएगी तो वो हमारे पास जो टॉपिक होगा, जो हमारे पास क्वेश्चन होगा वो सिंप्लेक्स मेथड का नहीं होगा, या तो वो बिग एम मेथड का होगा। ठीक है, या वो टू फेज मेथड का होगा, या डुअलिटी का होगा। ठीक है, कोई हो सकता है, या वो सेंसिटिविटी एनालिसिस का हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो सिंप्लेक्स का नहीं होगा। अगर सिंप्लेक्स का है तो वो ऑलवेज आर इक्वल टू होंगी। ठीक है, तो अब हमने इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाने के लिए हम इनको इक्वल की फॉर्म में ले जाएंगे। जब इक्वल की फॉर्म में लेंगे तो उनके लिए कुछ वेरिएबल्स यूज़ होंगे और हम उन वेरिएबल्स को स्लैक वेरिएबल्स कहते हैं। गाइस हम उनको क्या कहते हैं, स्लैक वेरिएबल्स कहते हैं। जो ये इधर से ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड वाली ये सारी की सारी, ठीक है, हम इसको एज इट इज़ मैंने देखो इधर ही कॉपी कर लिया है। ठीक है, बिल्कुल सेम मैंने ऊपर से कॉपी नीचे कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, ये वाली जो चीज़ें हैं, ये जो ये इनइक्वालिटी है मैंने इसको इक्वालिटी में चेंज कर दी। लेकिन इक्वालिटी में चेंज करने के लिए मेरे पास कुछ वेरिएबल यूज़ होंगे, हम उन वेरिएबल को कहते हैं स्लैक वेरिएबल। वो ऐड होते हैं, हमेशा याद रखना जो हमारे पास स्लैक वेरिएबल्स वो ऐड होंगे। एक इसमें होगा, ठीक है, एक इसमें होगा, ओके, और एक इसमें होगा। ये तीन हो गए, S1 S2 और S2। हम इनको क्या कहते हैं, स्लैक वेरिएबल। और इनके ऐड होने की वजह से ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी है ये इक्वालिटी में चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया, आई होप कि आपको समझ आ रही हो। ये 48
और 10 एज इट इज़ मैंने इधर से कॉपी कर लिया। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी हमने क्या करना होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना होता है। तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाने के लिए ईजी चीज़ है कि आप जो भी ये सारी चीज़ें हैं इसको दूसरी साइड पे ले जाओ। ये इधर प्लस, उधर जाके माइनस, ये प्लस माइनस, ये उधर जाके ये प्लस, उधर जाके माइनस, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगी। तो मैं इस सारी चीज़ को इधर लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, -8x1 -6x2 -3x3 और +2x4 और इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, देखो माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड। अब हमने क्या करना है, जब हमारे पास क्वेश्चन आ जाए उसके बाद हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के बाद हमने उसका एक टेबल ड्रा करना है। जब हम टेबल को बनाएंगे, टेबल को बनाने के बाद देखो हमारे पास हमने देखने हैं तो हमारे पास डिपेंडिंग वेरिएबल कितने हैं। इधर हमारे पास जो इनइक्वालिटीज़ आ रही थी उसमें हमारे पास डिपेंडिंग वेरिएबल कितने थे, 1 2 3 4 x4 तक थे। तो इधर भी वही है, x1 x2 x3 x4, लेकिन इधर कुछ और भी हमारे साथ इंट्रोड्यूस हो गया। हमने x1 s1 s2 और s3 ये भी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई हैं। जब हमारे पास स्लैक वेरिएबल्स भी इंट्रोड्यूस हो जाएं तो वो भी हमने इधर ऐड कर देने। अब हमारे पास ये सारे का सारा डिपेंडिंग वेरिएबल हो गया। और जो चीज़ हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं हमने इसको ऊपर ड्रा कर लेना होता है टेबल में। समझ आ रही है ना कि जितने भी ये हमारे पास x1 x2 x3 x4 s1 s2 और s3, सही है, सॉरी ये 3 लिखना था। तो S3 ये वाले हमारे पास क्या हो गई, इधर ऐड हो गई ग्राफ में। तो ये जो होते हैं, इसके अलावा हमारे पास जो हमने वेरिएबल यूज़ किए हैं, स्लैक वेरिएबल ये इंट्रोड्यूस करवाए ना, S1 S2 S3, हम इनको बेसिक वेरिएबल की जगह पे लिखेंगे और इनको हम बेसिक वेरिएबल कहते हैं। ये आपने माइंड में रखना है। उसके बाद क्या करेंगे कि हमारे पास जो ये इक्वालिटीज़ के इधर राइट साइड पे जो चीज़ें आएगी हम उनको बी कह देंगे। ठीक है, इनको क्या कह देंगे, हम बी कह देंगे। तो उसके बाद अब हमारा जो मेन काम है वो चलने जा रहा है। तो गाइज आप ये देखेंगे कि इधर रेशो लिखा हुआ है लेकिन रेशो नहीं लिख नहीं रहे। तो सबसे पहले जो हमारा सबसे पहले काम होगा, ये हमारे पास जो ये वाली है ना, इसको हम ऑब्जेक्टिव रो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव रो। ये वाली, ये सारी कौन सी रो है, ऑब्जेक्टिव रो। यहाँ तक हमारी ऑब्जेक्टिव रो ये वाली, इसको हम R1 कह सकते हैं। ये पहली रो है, ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो। हम इसको ये ऐसे भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये हमारी ऑब्जेक्टिव रो। तो सबसे पहले आपने रेशियो फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, इधर ऑब्जेक्टिव रो को यूज़ करना है। तो ऑब्जेक्टिव रो को कैसे यूज़ करेंगे गाइस, वो जब आप ऑब्जेक्टिव रो को जो अपना इस्तेमाल करोगे तो उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि आपका जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमाइज़ की फॉर्म में है या मिनिमाइज़ की फॉर्म में है। अगर आपका क्वेश्चन मैक्सिमाइज़ की फॉर्म में है तो आपने जो ये हमारी ऑब्जेक्टिव रो है, इस सारी ऑब्जेक्टिव रो को आपने पॉजिटिव बनाना है। क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। ये अब अगर आपके पास मैक्सिमाइज वाला क्वेश्चन हो, और अगर आपके पास मिनिमाइज वाला क्वेश्चन हो तो आपने सारी ऑब्जेक्टिव रोज को नेगेटिव बनाना है। अगर मैक्सिमाइज वाला हो तो आपने पॉजिटिव बनाना है, मिनिमाइज वाला हो तो आपने अगर पॉजिटिव कोई चीज़ हो तो उसको नेगेटिव बना देना। लेकिन अब देखो, अब हमारे पास मैक्सिमाइज वाला क्वेश्चन तो है, अब हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज वाले क्वेश्चन को क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव आ गए, बाकी तो ठीक है। लेकिन ये चीज़ें नेगेटिव आ गई, अब हमने इसको क्या करना है, इसको तो एलिमिनेट करना है। इसको एलिमिनेट करने का कौन सा चीज़ है कि जिससे हम इसको एलिमिनेट करें। तो देखो गाइस, आपने इधर सबसे बड़ी जो नेगेटिव वैल्यू है वो ढूंढो, ये वाली है।
यानी कि जो बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव लगा है ना, वो ये बड़ी वाली वैल्यू तो आप फिर ये बताओगे, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ, जो मैं चीज़ बता रहा हूँ उस पर देखो कि जो बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव लगा वो देखना है। वैसे तो ये सबसे छोटी वैल्यू है ना, लेकिन आपने क्या करना है, जो बड़ी वैल्यू के साथ लगा हुआ है नेगेटिव, आपने उसको देखना है। तो जो जिसके साथ नेगेटिव लगा हुआ आपने उसको इंटरिंग वेरिएबल कह देना है, उस पर रो लगा देनी है। तो आपके पास जस्ट ये इंटरिंग वेरिएबल नहीं है गाइज, ये आपके पास इंटरिंग वेरिएबल नहीं है, ये आपके पास इंटरिंग वेरिएबल नहीं है। 3 बार बता चुका हूँ क्या वेरिएबल है, इंटरिंग वेरिएबल ये है। याद रखना, ये मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आपने इसको माइंड में रखना है। ये सारे का सारा जिधर मैं ये डॉट लगा रहा हूँ, ये हमारे पास एक कॉलम बन गया है गाइस। क्या बन गया है? कॉलम बन गया। इस कॉलम को हम कहेंगे इंटरिंग कॉलम। क्या कहेंगे? इंटरिंग कॉलम कह देंगे। समझ आ रही है ना? आई होप कि आपको समझ आ रही हो। इसको हमने इंटरिंग कॉलम कहना है, ये सारे को, ठीक है। अब हमारी जो बात आ रही है वो आ रही है रेशो पे, कि रेशो कैसे बनती है गाइस। जो भी आपके पास इंटरिंग कॉलम हो, क्या हो, इंटरिंग कॉलम हो, आपने इसके साथ उसको डिवाइड कर देना है। जो भी इंटरिंग, सबसे पहले हमारे पास जो काम होता है वो इंटरिंग कॉलम ढूंढना है, ठीक है। यानी कि हम इसको इंटरिंग वेरिएबल कहते हैं। मतलब ये इंटरिंग वेरिएबल का मतलब है कि वेरिएबल जो इंटरिंग हमारे पास एक्स मान है वो इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है, वो अंदर दाखिल होगा। तो इसी के साथ हम देखेंगे कि हमारे पास जो इंटरिंग वेरिएबल तो आ गया, लेकिन अब हम देखेंगे कि इंटरिंग वेरिएबल के साथ कोई ये इसका क्या लिंक है उसके साथ। तो हमने 40/1 कर देना इसको, ये क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। उसके बाद ये आपके बाद क्या आ जाएगा, 80/2। 8/2 क्या आ जाएगा, ये आपके पास 4 आ जाएगा। तो 10/4 ये कितना आपके पास आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2.5। तो गाइज़ अब आप सब परेशान हो गए हैं कि अब क्या करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपने यहाँ से देखना है कि कौन सी, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव होनी। और ये एक बात और माइंड में रखना कि जो हमारे पास इंटरिंग कॉलम है उसमें से कोई भी जो हमारे पास वैल्यू है वो नेगेटिव या ज़ीरो की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, जो हमारे पास इंटरिंग कॉलम होता है उसमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव या ज़ीरो ना हो। मतलब ये ज़ीरो ना हो, ये ज़ीरो ना हो, ये ज़ीरो ना हो, या ये नेगेटिव ना हो, ये नेगेटिव ना हो, या ये नेगेटिव, या ये ज़ीरो, ये नेगेटिव ना हो। नेगेटिव या ज़ीरो का कोई नामो निशान ना हो। अगर हो, क्या बात कर रहा हूँ, अगर हो तो आपने इधर जस्ट एक ऐसे लगा देनी, बार लगा देनी है, ठीक है। अगर हो तो बार लगा देनी, आपने उसको डिवाइड नहीं करना। अगर कर भी दो तो फिर उसको इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। और एक और बात बताता जाऊँ, अगर सारे के सारे, मैंने अब तो बता दिया कि अगर हो, ठीक है। अगर ना हो, मतलब अगर हो, सॉरी, अगर हो, अगर इधर नेगेटिव हो, इधर ज़ीरो हो, इधर भी नेगेटिव, यानी कि ज़ीरो नेगेटिव दोनों ही हों, या अकेले नेगेटिव हों या अकेले ज़ीरो हों या दोनों हों, तो आप क्या करोगे, वो आपका फंक्शन अनबाउंडेड हो जाएगा। उस फंक्शन क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। इधर सारी वैल्यू क्या, अगर आपके पास सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो इधर तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना। 40/0 इन्फिनिटी, समथिंग ओवर ज़ीरो इन्फिनिटी होता है ना, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर नेगेटिव है तो फिर से, मतलब ये, अगर एक और बात, अगर आपके पास रेशो में सारी नेगेटिव या सारी ज़ीरो आ जाए फिर भी फंक्शन अनबाउंडेड है। ये बात अब आपने याद रखनी इंटरिंग कॉलम की। ये 2 पॉइंट्स हैं, ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इंटरिंग कॉलम में हमारे पास जो वेरिएबल वैल्यूज़ होती हैं वो नेगेटिव या ज़ीरो हों, ठीक, नेगेटिव या ज़ीरो हों सारी की सारी, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड। और एक और बात, एक रेशो की बात आती है, कुछ बच्चे मगालता कर जाते हैं और गलती कर जाते हैं कि रेशो में और ये दोनों एक साथ ले जाते हैं। रेशो में अगर हमारे पास इन्फिनिटी और माइनस में आंसर आए, इन्फिनिटी और माइनस, वो आप समझ चुके हो, आप बच्चे तो नहीं हो। मसलन अगर इधर ज़ीरो आ जाए तो समथिंग ओवर ज़ीरो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, आपको तो समझ आ रही है। -2 इधर हो तो इधर 8/-2 -4 हो जाएगा।
ठीक है। तो वो तो मतलब ये हुआ कि इन्फिनिटी और माइनस की फॉर्म में जो आए वो भी अनबाउंडेड होता है। ये 2 पॉइंट्स आपने समझ लेनी है, बस इस पर ज़्यादा बहस नहीं करते। तो अब आप आगे चलिए, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर करके लिख दिया मैंने, इधर करके लिखते थे इसके सामने। तो अब आपने ये जो सबसे छोटा है रेशो में क्या लेना है, जो सबसे छोटा हो आपने वो ले लेना, उसको हम लिविंग वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? लिविंग वेरिएबल। जो सबसे छोटा हो आपने इधर से पॉजिटिव हो, वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा क्योंकि नेगेटिव और माइनस जीरो वाले तो आपने लेने नहीं, तो पॉजिटिव हो और सबसे छोटा हो वो आपने ले लेना, उसको हमने लिविंग वेरिएबल कहते हैं। ठीक हो गया। और जो ये हमारे पास रो बन रही है हम इसको क्या कहते हैं? लिविंग रो कहते हैं। क्या कहते हैं? लिविंग रो गाइज, इसको कहते हैं लिविंग रो। उसके बाद हमने इंटरिंग कॉलम और लिविंग रो दोनों का लेना इंटरसेक्शन। क्या करना है? इंटरसेक्शन, मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों को इंटरसेक्शन लेना, और दरमियान में जो इंटरसेक्शन से हमारा बच रहा है ये वाला, यही है ना 4। अब हमने इस पे बात करनी है, ठीक है। जो ये इधर जो भी आ जाए, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये वाला होता है इंटरिंग, ठीक हो गया, लिविंग वेरिएबल ये वाला होता, तो हमने क्या करना था? ये लिविंग वेरिएबल नहीं है, ये जस्ट वैसे लिविंग वेरिएबल तो ये है ये वाला, और इधर लिविंग वेरिएबल ये है। ये आपने याद रखना है, मैंने जैसे बताया था इंटरिंग वेरिएबल ये है और लिविंग वेरिएबल। और ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब हम इंटरिंग वेरिएबल की बात करते हैं तो इंटर वेरिएबल कहाँ होना है? इधर होना है, इधर इन तीनों जगहों में से किस जगह पे होना है, तो उसको जगह को हम लेने के लिए हम लिविंग वेरिएबल यूज़ करते हैं। ठीक है कि लिविंग यानी कि कोई वेरिएबल इन में से तीनों में से लीव होगा तो ही हम इंटर कर सकते हैं ना। तो अब देखो इधर कौन सा वेरिएबल लीव होगा? ये x3 चला जाएगा, जस्ट x3, ये पूरी रो नहीं होगी, जस्ट वेरिएबल होगा, ये वेरिएबल चला जाएगा। यहाँ से x1 इधर आ जाएगा, तो ये बच्चों एक और बात, यहाँ से x1 जाएगा, सिर्फ जस्ट वेरिएबल जाएंगे, पूरी रो ये वाली रो आगे नहीं आपने इधर ले आनी, ना ये वाली इधर ले आनी, ये आपने बात नहीं करनी। जस्ट आपने ये वेरिएबल इधर लेके आना और इसको गायब कर देना है, बस, ना कुछ भी और कोई आपने तब्दीली नहीं करनी। उसके बाद जब आपके पास ये आपने इंटरसेक्शन करने से यानी कि आपको पता चल जाता है कि ये वाला और ये वाला जो सामने होता है वो आपने ले लेना है। अब इसको जो आपके पास ये वाला इंटरसेक्शन करने से कॉमन आया, अब आपने इसको क्या करना है? 1 करना है गाइस, इसको 1 करना है। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, इसको 1 करना है इसके ऊपर वाले इसी कॉलम के जस्ट, और इसको इस जो वेरिएबल ये हमारे पास जो एलिमेंट आ गया ये 4, इसको हम कहते हैं की एलिमेंट। क्या कहते हैं? की एलिमेंट, सही है। और इसको इंटरिंग कॉलम भी कहते हैं और की कॉलम भी कहते हैं, समझ आ रही है ना। और इसको की रो भी कहते हैं, ये सारी रो को की रो भी कहते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रही हो। और इसको की रो कहते हैं, इसको इंटरिंग कॉलम भी कहते हैं, की कॉलम भी और ये जो हमारे पास एलिमेंट होता है इसको हम की एलिमेंट कहते हैं। अब हमारे पास जो की एलिमेंट है हमने इस एलिमेंट को 1 करना है, इसके ऊपर वाले इसी कॉलम, जस्ट बाकी को नहीं देखना, इस कॉलम के ऊपर वाले को हमने क्या कर देना है? 0, और इसके नीचे वाले भी 0 कर देने हैं। लेकिन जब हम इसको 1 करेंगे तो इफेक्ट सारे पे होगा क्योंकि हमने रो को करना है। जब इसको 1 करना है तो इसका मतलब 1/4 से रो 3 को 1/4 से हमने डिवाइड करना है। जब हम रो 3 को 1/4 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, तो वो 1/4 इस पे भी डिवाइड करेगा, इस पे भी करेगा, इस पे भी करेगा, इस पे भी, सब पे डिवाइड, यहाँ तक सब पे डिवाइड करेगा, यहाँ तक, बी तक, आगे नहीं, यहाँ तक। ठीक है, तो आगे मैं इसको और इसको आगे करता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब हमने ये वाला, अब हमने क्या करना है? जब इसको 1 बनाना है, यानी कि हमारे पास कौन सी रो है? रो 3 है। ठीक है, तो अब मैं इसको इधर लेट करने लगा हूँ। ठीक है, आपने ध्यान से देख लेना, ये वाली जो रो 3 है मैंने इस रो को क्या करना है? इसको 1 बनाना है। ये पूरी रो यानी कि जस्ट इस एलिमेंट की एलिमेंट को 1 बनाना है, बाकियों की फिक्र नहीं करनी अभी। तो ये हमारे पास सबसे पहले ये हमारे पास इंटरिंग वेरिएबल क्या है? ये वाला है, और लिविंग वेरिएबल ये निकल जाएगा। ठीक है, ये निकल जाएगा और इसकी जगह ये x1 आ जाए, तो इधर क्या लिखना है? x1 लिख देना है। ठीक है, इधर x1 क्यों? क्योंकि ये वाला जो s3 है ये निकल जाएगा और s1 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है? अब आपने इसको 1 बनाना है। ठीक है, इसको 1 बनाने के लिए आपने क्या करना है? जो हमारे पास रो 3 है इसको 1/4 से
क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है रो 3 को, सॉरी, ठीक है। जो ये फ़र्क नहीं पड़ना, ये इसको अपने ऐसे रहने देना। अब ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको देखते हो, ये x1 के नीचे x1, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि आप 4 से डिवाइड कर रहे हो। और ये हमारे पास x4 की वैल्यू ये वाली, ये -1/4 हो जाएगा, ठीक है। ये 0, ये भी 0, क्योंकि ये इसके साथ जब 0, और ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। और ये 10 की वैल्यू जब 10/4 आएगा तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 2.5 आ जाएगा। यहाँ तक आपने कर लेना है। अब इसके बाद जो मेन बात आती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि आपने इसके एलिमेंट ऊपर वाले क्या करने हैं, आपने 0 बनाने हैं, ठीक है। ये वाले ऊपर वाले क्या कर देने हैं, 0 बना देने हैं, और नीचे वाला भी 0 बनाना है। तो इसका रिलेशन किससे, इसका रिलेशन इस रो से होगा। किस रो से होगा गाइस, इस रो से होगा। आपने ये वाला नहीं करना है कि आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, इसको इसके साथ, नो, नेवर। आपने जब इसको 0 बनाना है तो वो आपने इसके साथ नहीं मल्टीप्लाई करना आपने गाइस, ना इसके साथ ये नहीं करना कि आपने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और इसमें से निकाल दिया, नो, कभी भी नहीं। आपने इसको अगर 0 बनाना है तो इसका ताल्लुक़ इससे होना चाहिए, ये आपने माइंड में रख लेना है। बात आपने माइंड में, ये आपके पास ओल्ड टेबल है, ये न्यू टेबल है। मैं जब ओल्ड की बात करूं तो आपने आपके माइंड में ये होना चाहिए, जब न्यू की बात करूं तो ये होना चाहिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको क्या करना है, 0 बनाना है इधर, तो लिखना तो इधर है ना, तो ये और R1 है, आपने R1 में लिखना है, ठीक है। जिसको लिखते हैं उसको पहले लिखते हैं, जिस रो में लिखना हो उसको पहले लिखते हैं। तो R1 में आपने लिखना है, इधर 0 बनाना है ना, तो 0 आप इसको इसमें से नहीं, या इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसको, या इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई इसके से नहीं निकालते, बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे। आपको आप इसको इसमें से निकालोगे। जो न्यू टेबल है, आपने न्यू टेबल बनाया है, उसकी जो रो आपने जिसको 1 किया है, ऑलरेडी जितने भी क्वेश्चन होंगे जिसमें आपकी ये वाली जो ये एलिमेंट आएगा की एलिमेंट, इसको 1 करोगे तो आपने जब बाकी रोज़ को यूज़ करना है तो इसके साथ करना है, आपने किसी और तरीके को यूज़ नहीं करना। ये आपके पास, ये अगर आप किसी और को करोगे तो आपका आंसर गलत आ सकता है, ठीक है। तो R1 आपने इसको क्या करना है, इसको 0 करना है, ठीक है। तो इसको अगर 0 करना है तो आपने किस में से माइनस करना है, ये जो न्यू रो बनाई है इसमें से माइनस करना है। तो आप अब क्या करोगे, R1 माइनस ये वाली हमारे पास क्या है, R3 है, R1 माइनस R3, क्यों, क्योंकि ये वाली हमारे पास 1 और 1 में से 1 गया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर 0। अब हमारे पास क्या है, अब इसी रो को लेके चलेंगे ना, अब हमारे पास 2 भी है। ये रो ऑपरेशन बस इसके वजह से, इस यहाँ से देखना है कि रो ऑपरेशन क्या लगेगा। अब बाकी तो उसी के हिसाब से रो ऑपरेशन का, अब देखो 2 - 2 क्या हो जाएगा, ये हमारे पास मतलब किधर गया हमारे पास ये वाला, ठीक है। तो ये 2 और ये -1/2, जब 2 और -1/2, ये माइनस, क्योंकि माइनस किया है ना मैं, तो इधर ये क्या हो जाएगा, +2 + 1/2, 2 और 1/2 कितना होता है, 5/2 होता है, ठीक है। इसी तरह ये वाला 2 और 1/4 ये कितना होता है, 7/4, ठीक है। और ये वाला 4, ये आप माइनस कर रहे हैं, याद रखना है, ये 4 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 1/4 कितना हो गया, 4 + 1/4 17/4। ये आपने कर लेना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने कर लेना है। आपने सुकून से बैठ के इसको ऐसे ऑपरेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये क्या है, 1 माइनस, ये इधर मैं देखो इधर लेके आ रहा हूँ उसको, इधर से वहाँ से नहीं कर, ये आपने याद रखना है, यहाँ से इसको इधर न्यू टेबल में, ठीक है। 1 माइनस ये वाला 0, 1 - 0 1 आ जाएगा। इसी तरह ये वाला हमारे पास क्या है, 2 की 0 - 0, ये वाला हमारे पास 0, और ये 0 - 1/4, ये क्या हमारे पास इधर आ जाएगा, -1/4। आई होप कि आप अच्छे तरीके से समझ रहे हो। ये हमारे पास इधर क्या है, 40, ठीक है। और 40 में से जब हम 2.5 निकालेंगे तो कितना बचेगा,
40 में से हम 2.5 माइनस करेंगे तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो आप एलसीएम लोगे तो सॉरी एलसीएम नहीं, आप जस्ट ऐसे ही करोगे तो आपके पास मैं करता हूँ, चलो जी 75/2 ये आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप इसको भी ज़ीरो करोगे। जब आपने इसको ज़ीरो करना है, ये वाला तो हो गया ना, अब इसकी बात करते हैं। ये वाला हमारे पास ये चेंज नहीं होगा, ये S1 ही रहेगा। ठीक है, अब हमने S2 क्योंकि ये तो लीव हुए नहीं, जस्ट ये तो वैसे ही रहेंगे। S2 की इधर की बात, ये भी ज़ीरो करना है क्योंकि ये भी ऊपर वाला है, ऊपर वाले सारे ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। अब इसको कैसे करेंगे, देखो गौर से देखो, ये वाला 2 है और इसको हमने इसके साथ रिलेट करना है। ये देखो 2 को इसके साथ कैसे करेंगे, यानी कि आपने किस रो में लिखना है, दूसरी रो में। तो दूसरी रो लिख दो माइनस कर, ये 2 है तो 2 को 1 में से माइनस किया तो 1 आ जाएगा, इसका मतलब इधर 2 होना चाहिए। ठीक है, तो आपने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 2R, ये कौन सी रो है, 3, तो इधर आपने लिख देना है 2R3, यानी कि आप इसको इसमें से माइनस कर रहे हो और जो ये सारी रो को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देना है। 2 माइनस ये वाला 2 कितना हो गया, ये हमारे पास 0 हो गया। ये -1 और ये 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस और प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, इसी तरह बाकी ये वाला जब हम इसको करेंगे, ये हमारे पास S3 है, जो x3 1/1, तो ये हमारे पास -1/2, 1 - 1/2 कितना होता है, 1/2, यानी कि 1 में से आधा निकालते हैं तो 1/2। तो उसके बाद ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 में से 2 और ये वाला 2 और -1/, ये प्लस हो जाएगा। तो जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1/2, 2 + 1/2, ये तो हमारे पास हो जाएगा 5/2। ठीक है, जो ये सारे आपने कर लेना है, तो वो तो 0 हो जाएगा। और ये वाला हमारे पास जो S2 की वैल्यू है ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ये वाली जब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2, क्योंकि माइनस का है तो ये -1/2 हो जाएगा। ठीक है, और 8 के साथ जब करेंगे, 8 को इसके साथ ट्राई करो, 8 को इसके साथ, ठीक है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो और 8 में से माइनस करो तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो, अब हमने इसको तो कर लिया, ये 2 तो 0 हो गए, अब हमने इसके नीचे वाला ये भी 0 करना है। ठीक है, तो ये 0 कैसे करना है, अब वो भी इजी है। ये हमारे पास Z है, तो अब आप देखो लिखना किस रो में है, लिखना आपने 4th रो में, तो जिसमें लिखना उसको पहले लिखना है। तो अब आपने इसी को लेना है, इसी के साथ इसको भी आपने करवाना है। ये अब आपने याद रखना है, जिसको यही थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें और कोई मुश्किल नहीं। ये 8 माइनस का, इसका मतलब आप इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और इसमें प्लस कर दोगे तो आपके पास 0 बन जाएगा। तो आप क्या करोगे, AR + 8, ये हमारे पास कौन सी रो है, ये हमारे पास तीसरी रो। ये देखो, आप देखोगे कि आपने जितनी भी रो ऑपरेशन की है वो R3 के साथ, इधर भी R3 के साथ, इधर भी R3 के साथ, इधर भी R3 के साथ ऑपरेशन हो रहे हैं। ठीक है, तो जब आप इसको 1 और 8, ये 8 माइनस का और इसके साथ 8 के, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, 1/2। तो इसको तो आपने क्या करना है, इसको -6, तो जब इसको 2 के 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हम 10, मैं ये डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये आपने कर लेना है। ठीक है, ये -1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा और ये हमारे पास 20 आ जाएगा। अब आपने जो मेन चीज़ है वो क्या करनी है, अब आपने क्या देखना है कि अब आपने फिर से ये जो पीछे वाला टेबल ये भूल जाओ, ये भूल जाना है। अब इसको आपने माइंड से निकाल देना। अब हम इस टेबल पे हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब आप देखोगे कि अभी भी आपका मैक्सिमाइज़ वाला क्वेश्चन है और मैक्सिमाइज़ वाले क्वेश्चन में अब मैंने बताया था कि सारे नीचे पॉजिटिव होने चाहिए। आपके पास ये 2 वैल्यू अभी भी नेगेटिव फॉर्म में है। मैंने बोला था अगर नेगेटिव फॉर्म में तो उसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का तरीका क्या होता है कि आपने जो नेगेटिव, जो सबसे बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव लगा है उसको आपने इंटरिंग वेरिएबल कह देना है, इंटरिंग वेरिएबल। ठीक है, अब आपके पास ये वाला इंटरिंग वेरिएबल कौन सा आ रहा है, x2, क्या आ रहा है, x2 इंटरिंग
ये इंटरिंग कॉलम है या इसको की कॉलम भी कहते हैं, ठीक है। अब आपने की एलिमेंट चूज़ करना है, यानी कि आपने लिविंग वेरिएबल देखना है कि इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो वो कैसे करोगे वो भी मैंने आपको बताया था कि आप जो भी बी की वैल्यू है आप इसके साथ उसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ये ऊपर होगी ये नीचे होगी, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका पहला जो आंसर आएगा ये 75/2 और 5/2, ये 2 और 5 हो जाएगा। तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये वाली, अब देखो ये बात मैं बता रहा हूँ, अब देखो ये वाली जब आप इसको इसके साथ करोगे डिवाइड, मैंने पहले बताया था कि अगर इंटरिंग कॉलम में हमारे पास या ये हमारे पास जो कॉलम है इसमें ज़ीरो नेगेटिव की जब कोई भी वैल्यू आए तो आपने इधर बार लगा देनी है, ठीक है। ये मैंने बार लगा दी, इस पर भी लगा दी है और इस पर भी। लेकिन अगर आप नहीं लगाना चाहते तो ये देखो ये ओवर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। या इसको लगा दो या इसको, जो मर्ज़ी लगा दो। तो इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो वो भी ऐसे ही माइनस में ही रिप्लाई आएगा, ठीक है। तो जो भी जवाब माइनस में आएगा तो आप मैं फिर बता रहा हूँ कि जो आप अगर आपका सारा, ये सिर्फ एक बात नहीं मैं कर रहा, सारे की बात कर रहा हूँ। अगर सारे का सारा यानी कि इधर पॉजिटिव इधर भी नेगेटिव की आ जाए, इधर इन्फिनिटी आ जाए, अगर सारे का सारा आपकी इन्फिनिटी की फॉर्म में आ रहा है या नेगेटिव की फॉर्म में तो वो आपका अनबाउंडेड होगा। लेकिन अब अगर इधर फिलहाल एक एलिमेंट ऐसा, ये दोनों बाहर हो गए, लेकिन ये एलिमेंट ऐसा है जो लिविंग वेरिएबल के तौर पे यूज़ कर सकते। तो ये वाली सारी वैल्यू, ये सारा जो भी है ये वाला, ठीक है। ये जो हमने रो बना ली है, इस रो को हम क्या कह देंगे, लिविंग वेरिएबल कह देंगे, लिविंग रो कह देंगे। इसको हम की रो भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, की रो भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये की रो आ गई। अब मैंने बोला था कि इधर x2 कहाँ इंट्रोड्यूस होगा, यहाँ होगा। ये वाला लीव हो जाएगा क्योंकि ये वाली सारी जो भी हमारे पास लिविंग वेरिएबल ये वाला है और इंटिंग ये वाली आ रही है, ठीक है, यही है ना। तो x2 इसकी जगह आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जब हम बनाएंगे टेबल उसमें क्या आ जाएगा, इधर x2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मैंने फिर पहले ही बताया था कि जो इंटरसेक्शन आ जाए, ठीक है, ये वाली इंटरसेक्शन आई है ना, यानी कि इसके सामने वाला और इसके सामने वाला ये एलिमेंट है ना, तो सबसे पहले आपने इस एलिमेंट को क्या करना है, 0 बनाना है, सॉरी 1 बनाना है। जब इस एलिमेंट को आप 1 बनाओगे तो क्या करोगे, ये तो अब इस एलिमेंट को 1 बनाने के लिए आप 2/5 को, इस सारी रो को 2/5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो 2/5 के साथ क्या करोगे, R1 को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके, ये तो आ जाएगा ऑलरेडी 0 आएगा, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया। जब इसके साथ करोगे ये 1 आ जाएगा। जब नेक्स्ट करोगे तो इसके साथ करोगे तो वो कितना आएगा, 7/10 आ जाएगा, ठीक है। और जब 17/4 के साथ करोगे तो वो क्या आ जाएगा, वो भी 10 आ जाएगा, 17/10 आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसके साथ 1 के साथ करोगे तो जो 2/5 आ जाएगा। जब 0 के साथ करोगे तो 0 आ जाएगा। जब 1/4 के साथ करोगे तो -1 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और जब 15/2 के साथ 2/5 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा 15, क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो गाइज़ अब आपने क्या करना है, ये नीचे वाली 0, आप देखो ये तो ऑलरेडी 0 है तो इसको तो छेड़ना ही नहीं है। अब आपने ये वाला S2 है आपके पास, ये भी 0 है, ये भी 0 है। अब इसी की वजह से सारी रो बच गई है, वरना इस रो पे छापा पड़ना था, लेकिन अब बच गई एक दोस्त की वजह से, ठीक है। अब वो अच्छा निकला है, बाकियों का कोई पता नहीं, जैसे आप लोग होते हो, ठीक है। तो अब देखो, अब हमारे पास ये वाली फिर अब इसको 0 बनाना पड़ेगा। तो इसको 0 बनाने के लिए अब आप क्या करोगे, इसको 0 बनाने के लिए आपने इसके साथ रिलेट, क्योंकि ये आपने इसको 1 बनाया है, ये वाली को इसको 1, अब आपने इसको इसके साथ करना है। तो कैसे करोगे आपने, अब रो कौन सी है, रो तीसरी। अब आप किस रो में लिखोगे, तीसरी रो में लिखोगे। ये नेगेटिव किया है तो आप प्लस करोगे, किसके साथ, ये क्या होना चाहिए, ये भी 1/2 होना चाहिए। अब आपने 1/2 के साथ इस रो को R1 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये वाली रो आपके पास X1 थी, ठीक है, यहाँ से आप देख लो,
तो अब देखो, अब आपने 1 को इसके साथ 1 और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1/2 के साथ। इस पूरी रो को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें से क्या कर देना है, प्लस कर देना है। 1 प्लस ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है। इसी तरह -1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और ये 1/2 इसके जब हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। 1/4 और जब इसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/4। ये 5 मैं सारा लिख रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो आपने इसको कर लेना है, कैसे करना है, ठीक है, वो आपने अच्छे से इस पे रो ऑपरेशन लगा देना है। तो आपको अब मैंने समझा तो दिया है, आई होप कि आप रो ऑपरेशन लगा लोगे, इतने बच्चे तो नहीं हो आप। इसको बी कहते हैं, ये सारी मैंने ऊपर से वो लिखा नहीं, देर लग जाती है काफ़ी। तो देखो अब आपने इसी तरह जेड ये वाली वैल्यू इसको भी 0 करना है। तो इसको 0 करने के लिए आप फिर इसको इसके साथ लेट करोगे। तो अब देखो ये 10 है, तो कौन सी रो है, रो 4 में लिखना है आपने, ठीक है। रो 4 में लिखना है तो ये नेगेटिव का है, तो इधर प्लस करोगे 10 कौन किसके साथ, ये रो 1 के साथ, इसके साथ आपने, यानी कि जो हमारे पास टेबल होगा ओल्ड, उसमें जितने भी हमने 0 बनाने हैं वो न्यू टेबल की जो रो हमने 1 जिसमें 1 बनाए उसके साथ आपने उसका रो ऑपरेशन करना। ये ना हो कि आप उसी टेबल के साथ लगे रहो, उसी टेबल के साथ नहीं लगना भाई, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं भाई। तो इसको 0 करोगे तब 10 को, ये देखो 0 को इसके साथ किया तो कोई परेशानी नहीं हुई। जब 10 को 10 के में प्लस कर दिया, ये 10 माइनस का ये प्लस का, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये -1 है और जब इसके साथ 10 मल्टीप्लाई किया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, -1 और प्लस का 7 कितने हो गया, 6 हो गया। इसी तरह ये 16 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 हो जाएगा और ये हमारे पास 0 और ये वाला हमारे पास 1 और ये वाला हमारे पास 170 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको सारी ये देखो ना 20 और जब इसके साथ 10 मल्टीप्लाई करेगा कितना हो जाएगा, यही करने हैं, नहीं ये नहीं, ये वाला कर रहे हैं, ठीक है। 20 और इसको साथ जब 10 के साथ 50 हो जाए 150, 20 + 150 170, ठीक है। तो ये सारी रो आपको पता। अब आपके पास देखो, ध्यान से देख लो, इधर कोई नेगेटिव नज़र आ रहा है। अब जब आपका क्वेश्चन मैक्सिमाइज की फॉर्म में हो और नीचे क्या हो, सारे इधर जो हमारी ऑब्जेक्टिव रो है ये सारी की सारी पॉजिटिव, अगर अब आपके पास जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या होना चाहिए, वो मैक्सिमाइज की क्वेश्चन हो तो नीचे सारे पॉजिटिव, अगर नेगेटिव वाला मिनिमाइज वाला हो तो सारे नेगेटिव होने चाहिए। तो इन पॉजिटिव को फिर हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसकी वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन का क्या मतलब, वेरिफिकेशन का मतलब जो हमने ऑप्टिमल, ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है, जो हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाला है वो हमारा सही भी है या गलत निकाल दिया। तो देखो आपने ये मैक्सिमाइज वाला क्वेश्चन लिख लेना है, ये वाला सारा लिख लेना है। अब आप लिखो जी, मैं लिख रहा हूँ उधर से कॉपी करके लिख रहा हूँ, ये है जी 8x1, ठीक है, + 6x2 + 3x3 - 2x4, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया। अब क्या करने जा रहे हैं, 8 होगा वैसे ही, x1 की वैल्यू ढूंढ लो। ये जो लास्ट टेबल आएगा उधर में, यहाँ से ढूंढनी है आपने, यहाँ से x1 की वैल्यू ये है ना x1, तो इसकी वैल्यू यहाँ देखनी है। इसकी वैल्यू कहाँ देखनी है, ऑप्टिमल सोल्यूशन ये वाला है, ये वाला ऑप्टिमल सोल्यूशन है। यहाँ से वैल्यू आपने यहाँ देखनी है। देखो क्या आएगी वैल्यू जी, ये हमारे पास 10 है, + 6x2 की वैल्यू क्या है, ये वाला, इसकी वैल्यू क्या है 15, ठीक है, 15 + 3x3 की वैल्यू है कोई, नहीं है, 0 लिख दो। x4 की वैल्यू है, नहीं है, 0 लिख दो, ठीक है। 10 और इसको मल्टीप्लाई कर लो 80 और 16 और 15 को मल्टीप्लाई कर दो तो 90 आ जाएगा। तो इन दोनों को प्लस कर लो तो 170 आ जाएगा आपका मैक्सिमाइज वाला। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है गाइस। इसी के साथ हमारा सिंप्लेक्स मेथड का जो हमारा मैक्सिमाइज़ की फॉर्म में क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको फुली तरीके से समझ आ गई हो। अगर आपको नहीं आई किसी भी चीज़ में कहीं से भी अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है
मेरा मेथड अच्छा लगा है, समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। जाते हुए मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।